नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। धार्मिक त्योहारों पर कहां चूक रह जाती है सुरक्षा में। दरअसल देश भर में 30 मार्च को रामनवमी पर तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। बात महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और यहां तक कि तेलंगाना में भी करीब 12 ऐसी जगह थी जहां पर रामनवमी के दौरान हिंसा वाली घटनाएं देखने को मिली, हिंसा फैलाई गई। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा बुरे हालात संभाजीनगर, वडोदरा, हावड़ा, सोनीपत, सासाराम और बिहार शरीफ में देखने को मिली। कई ऐसे इलाके जहां पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है, धरपकड़ जारी है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में किराटपुरा में 30 मार्च को जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहां राम मंदिर के बाहर रात करीब 12:30 बजे दो युवकों में बहस हो गई थी। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि वहां दो समुदायों के लोग जुटने लगे। इसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस को वाहन भी जला दिए गए थे, बमबाजी तक हुई थी। भारी पुलिस बल ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर भेजी गई। सासाराम के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान शाहजलाल पीर, सोनापट्टी, कादरगंज और नवरत्न पीर जैसे इलाकों में आक्रोशित भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। इसके बाद कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सासाराम की गोला बाजार, कादरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस इस इलाके में मार्च कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम में एक कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। आपको बता दें कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन वहां के जो हालात इस वक्त बने रहते हैं, उसकी सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार धार्मिक त्योहारों पर सुरक्षा में चूक कहां पर रह जाती है। ये बिल्कुल आरजेडी के लोग और जदयू के लोग करवाए हैं। सरकार प्रायोजित ये दंगा हुआ है नालंदा और सासाराम में, चूंकि अमित शाह जी का प्रोग्राम प्रभावित हो और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, और ये लोग मानसिक असंतुलित हो गए हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। इन लोगों को बोली से कोई लेना देना नहीं है, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह सत्ता में बैठे रहे और सत्ता का मलाई खाते रहे, इसी में चाचा भतीजा लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना चिंता की बात है और सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया है और ऐसी स्थिति में अभी बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। ये अद्यतन जानकारी है और प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी का सीधा आरोप है, प्री प्लान है। मतलब आप लोग ने कराया है अमित शाह के प्रोग्राम को देखते हुए। धर्म और राजनीति के प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति व्यक्त किया है और सलाह दिया है कि धर्म और राजनीति जैसे विषय पर एक दूसरे को जोड़ करके जो लोग राजनीति की कवायद करते हैं, वह देश के व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाके की, और तस्वीरों के माध्यम से वहां की स्थिति स्पष्ट हो रही है। बात चाहे बंगाल की करें, बिहार की करें, महाराष्ट्र की करें, हर जगह पर माहौल तनावपूर्ण दिखा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर धारा 144 भी लागू हुआ और किस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई, आगजनी के हवाले कर दिया गया, वो तस्वीरों के माध्यम से देखा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पत्थरबाजी हुई, कई तरह से लोग वहां पर सामने आए। बिहार, बंगाल समेत कई ऐसे राज्य रहे जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई। रामनवमी के मौके पर हंगामा हुआ, बवाल किया गया। सवाल धार्मिक त्योहारों को लेकर कि आखिरकार धार्मिक त्योहारों पर क्यों सुरक्षा में चूक हो जाती है, जिम्मेदार इसके लिए कौन होता है। आखिरकार पहले से जब आपको पता है कोई त्योहार है, तो वहां पर आखिरकार इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति कैसे बन जाती है।
तो हावड़ा, नालंदा समेत तमाम ऐसे इलाके जहां पर कई तरह की घटनाएं हुई। बिहार में आगजनी की घटनाएं देखने को मिली, उसको लेकर सासाराम में अमित शाह का जो दौरा था उसको भी रद्द करना पड़ गया। सुरक्षा को लेकर हवाला दिया गया क्योंकि धारा 144 लागू है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर कहा गया कि दौरे को रद्द कर दिया गया है। 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें ये बता रही हैं इस वक्त कि कहां कहां पर स्थिति कितनी तनावपूर्ण दिखी। देखिए पहली तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दिया, कैसे लोग आते हैं, एकाएक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह की हिंसा होती है, आगजनी का हवाला, बसें वहां पर नजर आ रही हैं, जो सरकारी वाहन हैं उसको आग की चपेट में भेज दिया जाता है। गुजरात में वडोदरा में कैसे हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद वहां पर क्या कुछ देखने को मिला। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी ये बता रही हैं, पुलिस की भारी तैनाती वहां पर समाजी नगर में देखने को मिली, पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे पर पथराव किया जाता है, 2 समुदायों के बीच बढ़ता ये विवाद किस तरह से इस पूरी हिंसक घटना को अंजाम देता नजर आए, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा रहा है। तो आज सुरक्षा में जो चूक हुई उसी को लेकर चर्चा और उसी को लेकर हम कोशिश करेंगे पड़ताल करने की भी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का परिचय। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, बीजेपी नेता जुड़े, बहुत स्वागत है प्रदीप जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी, कांग्रेस नेता जुड़े, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ ओपी सागर जी, पूर्व आईपीएस जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले ओपी सागर जी, आप ही से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, उसके बाद उसको लेकर पॉलिटिकल एंगल भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन धार्मिक त्योहारों पर अगर इस तरह की चूक हो जाती है, धार्मिक त्योहार, पता है रामनवमी का त्योहार है, रमजान चल रही है, नवरात्र का समापन, सब कुछ पहले से तय था, उसके बावजूद भी जुलूस, शोभा यात्रा कौन कौन से रास्तों से गुजरेगी, कहां कहां से होकर जाएगी, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। बावजूद इसके चाहे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, कैसे सुरक्षा में चूक? सुरक्षा में चूक कई एंगल से मैं कहूँगा। 36 साल की पुलिस की नौकरी में मुझे भी जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा। देखिए, माहौल एकदम खराब नहीं होता और ये हर पुलिस वाले का कर्तव्य है, जो भी स्थानीय पुलिस वाले हैं उनको वो उनकी आपसी सौहार्द बना के रखें। इसमें हम लोग सिर्फ फायर फाइटिंग वाला करते हैं, आग लग गई तो बुझाने पहुंच गए, लेकिन थ्रू आउट ईयर हमेशा होना चाहिए आपस में भाईचारा बनाए रखा जाए। देखिए, त्योहारों के मामले में आप खुद कह रही हैं, निर्धारित रूट होता है, किस किस इलाके से जाएगा, आयोजकों से बात होती है, फिर उसके बाद में जो इलाके वल्नरेबल हैं, जो संवेदनशील हैं, वहाँ पर विशेष सतर्कता बरतनी होती है। और उस सतर्कता में ये भी देखा जाता है कि हम जो है वो किन किन लोगों को से संपर्क करके उन्हें पहले से आश्वस्त किया जाए उनके माध्यम से कि वहाँ पर कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। फिर इसके लिए पीस कमेटी की बैठक भी होती है, पहले से ही लोगों को बुला के आयोजन करा लिया जाता है थाने पे, चौकी पे, ताकि दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है। इसके अलावा भी, इसके बाद भी अगर ये रहता है, आशंका रहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वजह से खतरा हो सकता है, तो खतरा होने की वजह से फिर जाहिर सी बात है कि उनको पावन शिरका कराया जाता है, उनको पहले से ही पावन करा दिया जाता है। वो प्रिवेंटिव अरेस्ट की भी जो है प्रोविजन है, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की जा सकती है। तो ये सब, लेकिन बंगाल में हमने देखा सागर जी की प्रिवेंटिव ना तो अरेस्ट हुआ, ना ही कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, किसी तरह की कोई इस तरह की जानकारी ही नहीं मिल पाई। नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी ऐसा थोड़ी है कि किसी अनजान जगह पे किसी दूसरे देश में जाके उन लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। उसी थाने के पुलिस है, जो भी 2-3 थाने लगते होंगे इस जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, तो वहाँ के स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी ज्यादा। जहाँ पे कमिश्नर पुलिस सिस्टम नहीं है, वहाँ तो मजिस्ट्रेट्स को भी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए। पहले सीओ, एसडीएम, डीएम, एसएसपी मिलके बैठ के किया करते थे। और अब जो है माहौल चूंकि
धर्म के आधार पर काफी भड़काया जाता है। मैं तो कहूंगा, जो देखिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए। बिल्कुल। धर्म और राजनीति को जो अलग अलग नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से तभी ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तभी ये सब हंगामा और तनाव की तस्वीरें रामनवमी जैसे त्योहार पर देखने को मिलती हैं। राम का जब हम नाम लेते हैं, राम को जब हम आत्मसात करते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं, समाज निर्माता, व्यक्तित्व निर्माता उनको हम कहते हैं, और अगर उनके जन्मी पर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो यकीनन सोचने वाली बात हो जाती है। ऐसे में प्रदीप सिंह जी, सीधा सा सवाल ये कि रामनवमी के मौके पर, त्योहारों के मौके पर इस तरह की हिंसक घटनाएं, किस तरह से पहले बयानबाजी, बहुत सारे पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो जाती हैं, उसका प्रभाव हम देखते हैं, राजनीतिक बयानबाजियों का भी देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और धीरे धीरे, जैसे अभी खुद सागर जी ने कहा कि एकाएक नहीं होती ऐसी स्थितियां, एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे माहौल बनाया जाता है और उसके बाद माहौल इस तरह से हो जाता है। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार, और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, अभी सागर साहब ने जो बात बताई है, अगर आप उसको देखें तो बड़ी मूल सी और बड़ी गंभीर सी बात है कि देखिए, उन्होंने जो है उच्चतम न्यायालय का भी रेफरेंस दिया। यूजुअली देखिए होता है क्या है कि धर्म और राजनीति को आप ना जोड़ें तो अच्छा रहता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है, एक शुरुआत हो जाती है, छोटी सी चिंगारी होती है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते अब आप तस्वीरों में आप दिखाई रहे हैं, देखिए कितना प्रबल उसने रूप ले लिया। आज मैं इस बात का समर्थक हूँ कि थोड़ी देर के लिए धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जाए तो जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था का नेतृत्व है, उस पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार का नेतृत्व होता है उस प्रकार का कहीं न कहीं असर होता है। कल मैं किसी प्रोग्राम में था तो किसी वक्ता ने जो है आरोप लगाया कि जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं होती हैं वहीं दंगे होते हैं, और जहाँ होती है वहाँ नहीं होते हैं। और मैं उस पर एक जो है पक्ष रखना चाहूंगा कि देखिए, नेतृत्व तो हर प्रकार का होता है, अपने अपने हिसाब से हर जो व्यक्ति उस पद पे बैठा है वो प्रयास करता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मैं राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके कहूंगा, अंततः आम आदमी ही इसमें जो है मारा और झेला जाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन जैसे ये ना अपना ये जो चूक है, शुरुआत ही अगर रोक दी जाए और वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों को पहले से ही क्वेश्चन में रखा जाता, तो आपको पता है कि देखिए एक सतत नहीं, वाली प्रक्रिया प्रदीप है। जी, बिहार में तो कहा जा रहा है, बिहार में कहा जा रहा है सब कुछ प्री प्लानिंग के साथ हुआ है, साजिश के साथ हुआ है, पहले से सब कुछ पता था, सरकार ने ये सब करवाया है। देखिए, ये हालांकि हम वहाँ विपक्ष में हैं और बड़ा आसान है ये कह देना कि निश्चित तौर पर उनका था, लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल भी होता है समझने वालों का, देखने वालों का, बोलने वालों का। देखिए, अगर उसको शुरू में ही रोक दिया गया होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। आदरणीय अमित शाह जी का वहाँ प्रोग्राम है और कुछ क्षेत्रीय दल इतने भयभीत रहते हैं कि किन प्रकार सासाराम में रद्द कर दिया है, सासाराम में प्रोग्राम जो होना था वो रद्द भी हो गया है। पटना तक पहुंचेंगे, धारा 144 लागू है, सुरक्षा का हवाला दिया गया है। नहीं, देखिए, हमारी तरफ से तो जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया गया ना। अगर हम प्रोग्राम को उसकी परमिशन की और आदरणीय गृह मंत्री हैं, अगर हम उसको रद्द नहीं करते, लेकिन ये अच्छी नजदीक नहीं पेश होती कि देखिए इस तरह की बात हो और आप अपने स्वार्थों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदारी का हमें एहसास है, हमें पूरी तरह से एहसास है। ऐसे अवसरों पे जब हम उसी मध्य हों तो मैं नहीं समझता कि अनर्गल आरोप लगा करके अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए, अपना केवल बढ़ाया जाए। इस समय है, लेकिन ऐसे में प्रदीप जी, चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, जिम्मेदारी तो निर्वाचित सरकार की होती है, जो सत्तारूढ़ है, जो बैठा है सत्ता में, उसकी होती है, उसको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अरुणेश जी, क्या इस तरह से सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना, और बार बार ये कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग कर, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं पॉलिटिकली बयानबाजी शुरू हो जाती है। रामनवमी से पहले ही इस तरह का माहौल, रूट जहां पर मना किए गए थे उसके बावजूद भी रूट्स को एकाएक डाइवर्ट कर दिया गया। किस तरह से ऐसे में लोग जो हैं
तनावपूर्ण महसूस कर रहे हैं। हिंसा का सीधा असर लोगों पर पड़ा। तस्वीरें आपने देखी, महिलाएं, बच्चों तक को चोटें आई हैं। जी देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब कोई धार्मिक, चाहे वो हिंदू धर्म का त्योहार हो या मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, भी रमजान भी चल रहा है, तो पिछली वर्ष भी शायद इसी तरीके के जुलूस निकाले गए दोनों धर्मों की तरफ से। ठीक है, उसमें पत्थरबाजियां भी हुई। कई जगह ऐसा रहा कि मंदिरों पे भी मुसलमान धर्म के लोगों ने पत्थरबाजी की। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आया कि जो मस्जिदें थी वहां पे भगवा झंडा लहराया गया। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जब कोई धार्मिक त्योहार आता है, जब कोई बड़ा त्योहार आता है, चाहे वो हमारा त्योहार हो या मुसलमान साथियों का त्योहार हो, तो इस तरह की जो सांप्रदायिक घटना करने वाले लोग हैं, आखिर ये लोग कौन हैं और इनकी मानसिकता क्या है, चाहे वो किसी भी सरकार के हो। मैं प्रदीप जी की तारीफ करना चाहूंगा। हालांकि बीजेपी के कई जो नेता हैं वो विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए जो प्रदीप जी ने एक बात कही है, मैं उसी बात को बड़ा कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी की जिस राज्य में सरकार हो, जैसे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी, कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहती है। हर सरकार का, हर शासन का, प्रशासन का पूरा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कानून प्रशासन का व्यवस्था को फेलियर, सुचारू रूप से क्या रखा जाए। पुलिस को कटघरे में पुलिस की भूमिका पर यहाँ पर सवाल उठ जाता है। फिर फेलियर यहाँ पर किसका होता है? अगर राज्य सरकार अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारी बखूबी, सुरक्षा में हुई चूक को लेकर रामनवमी के पावन त्योहार पर जिस तरह से सौहार्द का त्योहार, वहां पर पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं कई तरह के सवाल उठा रही है। ओपी सागर जी, यहाँ पर पेट्रोलिंग से लेकर पहले से अप्रूवल तक की जानकारियां होती हैं और स्थानीय पुलिस, जैसे आपने भी जिक्र किया था अभी, कि सब कुछ पहले से तय होता है। बावजूद इसके इतने सेंसिटिव जगहों पर आप जुलूस को लेकर जा रहे हैं, शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं और दोनों ही जो समुदाय हैं वहां पर खास त्योहार मनाया जा रहा है। क्या ये सब कहा जा सकता है सीधे तौर पर, क्या पॉलिटिकली भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखती है? इसी वजह से कई बार पुलिस ना चाहते हुए भी जो कार्रवाई उसको करनी चाहिए या जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती। पूजा जी बिल्कुल सही है। देखिए, सबका आकलन यही होता है कि 5% केसेस ऐसे होंगे जहाँ की अनायास ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। 95% ऐसी है जहाँ पर की चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, धार्मिक संप्रदायवश मोटिवेटेड हो, लेकिन होता है। बिना उकसाए इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना होता है। फिर हमारी पुलिस की अक्षमता है, क्यों नहीं चेक किए, पत्थर वहाँ इकट्ठे हैं, गलियों के मुहाने में पत्थर इकट्ठे हैं। हम लोग क्या करते थे, जहाँ जो है दंगाग्रस्त इलाके घोषित थे, वहाँ खास तौर से जुलूसों के तौर पे ये सब व्यवस्थाएं की जाती थी। बहुत सारी अरेस्ट कर लेते थे, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेते थे। मालूम था कि ये आदमी खुराफात कर सकता है, उसको पहले से ही लाके असामाजिक तत्वों के बारे में बिल्कुल जानकारी होती है। इसके अलावा और अगर कभी वाइड में ऐसी कोई घटना हो जाए, पहले तो जब पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, मैं नहीं समझता कि हमें ज्यादा एहतियात, ज्यादा फोर्स लगा दें। अगर इस तरीके की कोई आशंका है, वैसे होना नहीं चाहिए। अगर हमारी तरफ से दोनों पक्षों से बात कर ली गई है, सौहार्द बना लिया गया है, तो होता नहीं। मैं तो बहुत संवेदनशील, जहाँ हिंदू मुस्लिम का खास तौर से प्रभावित इलाका था, वहाँ रहा हूँ। देखें, शुरू से ही माहौल ऐसा बना के रखा जाता था कि झगड़ा नहीं होता था। बिल्कुल, शुरुआती तौर पर यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रदीप जी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कितना आपको लगता है हावी रहता है? बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही थी। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि देखिए जो शीर्ष नेतृत्व होता है किसी राज्य का, जो सरकार में होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और किस प्रकार से आप आफ्टर इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। चलिए, चूक हो गई तो उसके बाद उसकी सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी कैजुअलिटी को देखा जाना चाहिए और प्रशासन को और टाइट कर करके वो आगे न बढ़े, उस पर देखा जाना चाहिए। यहीं पे आ जाती है राजनीति। और जब हो जाता है तो जब लोग उसका वेस्टेड अपने इंटरेस्ट में लाभ लेना चाहते हैं या अपने
लोगों का मॉरल बूस्ट करने के लिए, जो कि उनको मत देते हैं, उनको कराने के लिए और डैमेज कराते हैं। तो ये कोलैटरल डैमेज ना होकर के ये इंटेंशनल डैमेज हो जाता है। ठीक ठीक। आप लग जाती हैं अपने कार्यों में, जहाँ पे भी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए वहाँ पे उसको और थोड़ा सा छेद हुआ है उसको बड़ा कर इतना कर दिया जाता है कि फिर वहीं पे जो है वहीं फिर बदनामी शुरू हो जाती है कि देखिए राजनीति के कारण ऐसा हुआ। ये वही मोमेंट होता है जहाँ पे कि पूर्ण विराम लगा करके कंट्रोल किया जा सकता था, चीजों को रोका जा सकता था। चलिए बिहार में तो एक दूसरी बात हो गई कि देखिए इस प्रकार की जो अभी ये घटनाएं हुई हैं, ये 1.5-2 साल पहले ऐसी घटनाएं नहीं सुनी जाती थी। यानी शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा रहता था कि इस प्रकार की घटनाओं को न होने दें या जीरो लेकिन टॉलरेंस शीर्ष की नीति नेतृत्व अपनाता तो था। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में है, लेकिन वहां पर स्थिति फिर कंट्रोल में नहीं रह पाई। ये भी तो सवाल उठता है ना फिर। डॉक्टर अरुणेश, किस तरह से कंट्रोल में चीजें की जा सकती हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियों की भी बराबर जिम्मेदारी, राजनीतिक पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। खास तौर से शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर साल इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। बिल्कुल। एक बार अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जो अराजक तत्व हैं, जो इस तरह के, देखिए हर जिले में इस तरह के जो तत्व होते हैं वो प्री आइडेंटिफाइड हो जाने चाहिए और पुलिस की निगरानी में वो लोग आ जाते हैं कि हाँ कौन से लोग हैं जो हिंसा भड़का सकते हैं। तो इन लोगों पे पहले ही शिकंजा कसा जाना चाहिए और इस तरह की जो लापरवाही होती है उसमें कहीं ना कहीं देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों का ही शामिल होना संदिग्ध है। दोनों की भूमिका संदिग्ध रहती है। देखिए, ना तो इससे बीजेपी बच सकती है, ना इससे कोई विपक्षी पार्टी बच सकती है। हाँ, निश्चित तौर पे जहां पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वहां पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपसी जो राजनीतिक द्वैत है उसको भुला के आम जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए कि परेशान आम जनता हो रही है। जो पिस रहा है वो गरीब बच्चे पिस रहे हैं, महिलाएं पिस रही हैं, बुजुर्ग पिस रहे हैं, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इन चीजों में मुझे लग रहा है कि राजनीति को ना लाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि धार्मिक त्योहार है। हमारा जो देश है वो धार्मिक आस्थाओं का देश है और धार्मिक आस्थाएं बनी रहे, आपसी प्रेम भावना बनी रहे, यही हम सब लोगों का मोटिव होना चाहिए। यही हम सब लोगों की सोच होनी पूरा नहीं हो पाता, कुछ और ही हो जाता है। उसके बाद जब त्योहार आते हैं तो कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिलती है। सबक लेने के बजाय उससे बड़ी तस्वीरें, उससे बड़ा जुर्म यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है, बजाय कि पुरानी जो चीजें हुई हैं उससे सबक लिया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो धार्मिक त्योहारों पर लगातार सुरक्षा में चूक तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।